नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चाहता तो मैं आज भी आपसे छुट्टी लेना था, लेकिन कुछ बड़ी घटनाएं आ जाती हैं, कुछ खबरें आ जाती हैं तो मन नहीं मानता। सुबह से मौके की तलाश में था, अब थोड़ा सा चीज़ें बेहतर लग रही तो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। लगातार हर तरफ एक पैनिक का वातावरण है, एक खौफ का वातावरण है और ये पूरी दुनिया में एक सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। पहले मैंने भी बताया था आपको तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उसके बाद ट्रंप के आने की संभावनाएं, ट्रंप की नीतियां, उन सारी चीज़ों को देख के लगा था कि अब मामला टल गया है, लेकिन मामला टला नहीं है। बाइडेन की पूरी कोशिश है कि के आने में अभी जो 2 महीने का समय है, 20 जनवरी को वो अपना चार्ज लेंगे। इस बीच में बाइडेन वो सारे काम कर देना चाहते हैं जो उनकी फंडर लॉबी या उनकी सरपरस्त लॉबी है वो अमेरिका में करवाना चाहती है। माना जाता है कि हथियार लॉबी और ड्रग्स लॉबी बाइडेन को सपोर्ट करती है। तो जाते जाते लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। तो हुआ क्या, अभी क्या किया है बाइडेन ने और उसके बाद में ये विश्व युद्ध का खतरा कैसे खड़ा हो गया है, इसको हम समझेंगे। बहुत सारी खबरें आपके पास पहले से होंगी और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सचमुच विश्व युद्ध के हालात हैं या एक फालतू का डर है फितूर का। मैं अभी आया। दरअसल हुआ क्या है, हुआ यह है कि अभी आपने 2 दिन पहले खबर पढ़ी होगी कि पुतिन ने यूक्रेन को, जेलेंस्की को ये अधिकार दे दिया है कि वो लंबी दूरी के मिसाइलें चला सके। 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें वो चला सकता है, ऐसा अधिकार दे दिया है अमेरिका ने, अभी तक नहीं था। इस 300 किलोमीटर के दायरे में रूस के बहुत सारे अहम इलाके आते हैं और अगर वो वहाँ पर हमले करता है तो निश्चित तौर पे रूस उसका जवाब देगा। जवाब रूस कैसे देगा, इसका ऐलान भी रूस ने कर दिया है। रूस ने यह किया है कि उसने अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको बदल दिया है। डॉक्ट्रिन क्या होता है? एक नीति दस्तावेज कि भैया हम परमाणु युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल इस परिस्थिति में करेंगे, इस परिस्थिति में नहीं करेंगे। इस डॉक्ट्रिन में जो बड़ा परिवर्तन किया है वो परिवर्तन ये किया है कि अब सिर्फ परमाणु शक्ति देशों पर ही रूस हमला नहीं करेगा। अभी तक उसका यह था, उसकी डॉक्ट्रिन में, कि हम उन्हीं पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिनके पास पहले से परमाणु हथियार है। बल्कि अब वो ये कह रहा है कि जिन परमाणु हथियार वाले देश जिनका समर्थन कर रहे हैं, हम उस पर भी परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब तक यूक्रेन इस रेंज में नहीं था, अब आ गया। यानी रूस ने सीधे सीधे नियम बदल दिया और ऐलान कर दिया कि अब हम यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला करेंगे। यूक्रेन पे परमाणु हमला करने का मतलब यह है कि ये मामला विश्व युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देश भी फिर इसमें कूद जाएंगे। विश्व युद्ध की बड़ी सीधी सी परिभाषा है, अगर 2 से ज्यादा देश किसी युद्ध में शामिल हो जाएं तो विश्व युद्ध हो गया। और ये सब चल रहा था। इस बीच में ये भी खबरें आई कि पुतिन भारत यात्रा पर आ सकते हैं। वो अपने दोस्तों के पास जा रहे थे, समर्थन जुटा रहे थे। लेकिन यूक्रेन ने एक सचमुच में एक मिसाइल चला भी दी, ऐसा रूस का दावा है। और वहां पर उसका जो मलबा बरामद हुआ है, उस मलबे में जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से ये मिसाइल अमेरिका की दी गई मिसाइल है। 6 मिसाइल रूस ने इंटरसेप्ट किए हैं। कहा यह जा रहा है कि 7वीं भी थी जिसने उनका किसी हथियारों का ठिकाना उड़ा दिया है। रूस का कहना है वो कचरे की आग है, जिसका वीडियो पूरे वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। अब जो इस वक्त परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि अब जब उसने कहा कि आपने परमिशन दी, हम परमाणु हमला कर देंगे, और यूक्रेन ने सचमुच मिसाइल छोड़ दी, तो रूस का अगला कदम क्या होगा? क्या वो परमाणु हमला कर देगा? ज्यादातर दुनिया में लोग यही मान रहे हैं और इसी डर से अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, तीनों इंडेक्स के जो हैं वो धड़ाम से गिर गए हैं और एक पूरा खतरा पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है कि अब तो ये हो गई होगा। हुआ यह है कि 2022 में आपको पता है युद्ध शुरू हुआ था, 1000 दिन हो चुके हैं, 1000वें दिन जेलेंस्की ने खेल कर दिया। लेकिन इससे
जो टेंशन है ना, वो सबसे ज्यादा उनको है जो रूस के नहीं अमेरिका के साथी हैं, क्योंकि बाइडन तो जाते जाते ये खेल कर दे रहा है। अब इस पे एक बड़ा नैतिक सवाल भी है कि भाई तुम अभी काम चलाओ ही तो राष्ट्रपति हो, दूसरा आदमी चुन चुका है, 2 महीने बाद वो आने वाला है, तो क्या इतने बड़े फैसले जिनसे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है तुम ले सकते हो? लेकिन बाइडन ने ले लिया है। यही अमेरिका की खासियत है कि वहां पे जब आपको किसी तरह का विनाश अत्याचार करना हो तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। जब रूस के विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई नियम हमने बदले, ठीक है। उनसे कहा आपने डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया, बोले हमने बदले, लेकिन पहले नियम किसने बदला? अमेरिका ने। उसने उसको मिसाइल दे दी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है इसकी अभी तक की तस्वीर जो आप देखें तो आपको लगेगा वाकई यार ये तो बहुत बड़ी समस्या अब सामने आ गई, अब तो तीसरा विश्व युद्ध होना ही तय है। इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा इस पे भी हम आएंगे काफ़ी हद तक, लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि ये इन 1000 दिनों में यूरोप का कैसे सत्यानाश हुआ है ये भी समझना ज़रूरी है। और इसीलिए जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार के अमेरिका के इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? जर्मनी की जीडीपी आपको जान के अचरज होगा 0% उसकी ग्रोथ चल रही है, 0%। बीच में माइनस में भी चली गई थी, यानी वहां पे आर्थिक विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, महंगाई आसमान पे है, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं और ज्यादातर जर्मन लोग सब स्टैंडर्ड चीजें खरीद के अपना काम चला रहे हैं। सरकार बहुत सारे वेलफेयर के काम जो थे, सबसे ज्यादा मार पड़ी है कर्मचारियों की पेंशन पे और दूसरी चीजों पे, उनमें बजट की कटौती कर रहा है जर्मनी। और वहां पे सबसे बड़ा संकट, इस सब के पीछे वजह है ऊर्जा का संकट। रूस से जो नॉर्ड स्ट्रीम से उनको गैस मिलती थी वो मिलनी बंद हो गई और वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के भरोसे रह गए हैं। अमेरिका से उनका जो ईंधन आता है, जो शेल ऑयल आता है, उसमें अमेरिका जम के उनको लूट रहा है, कई गुना दाम में वो तेल खरीद रहे हैं उससे। तो जब एनर्जी महंगी हो जाएगी, जब भारत में भी पेट्रोल डीजल बिजली महंगे हो जाएंगे तो महंगाई से कोई किसी चीज को रोक नहीं सकता है। जर्मनी से लगातार जूझ रहा है। सोचिए, जिस देश के पास खाने को पैसे नहीं है, पेंशन देने को पैसे नहीं है, स्वास्थ्य में बजट कट कर रहा है, वो देश यूक्रेन को हथियार के लिए पैसे दे रहा है। जो अगर आप हथियारों का खर्चा निकालेंगे तो पहले देखते हैं सबसे ज्यादा खर्चा कौन कर रहा है और कितना कर रहा है। सबसे ज्यादा 14.68 यूरो का खर्चा जर्मनी दे चुका है यूक्रेन को, जिसमें 7.37 अरब यूरो अकेले हथियार पे खर्च हुए हैं। इससे वो अपनी ऊर्जा की पूरी परियोजनाएं और दूसरी चीज़ों 10 लाख घरों को वो सौर ऊर्जा से जोड़ सकता था, परिवहन प्रणाली बदल सकता था, और जिन लोगों के पेट काट रहे हैं अपने देश के नागरिकों के, इसी वजह से वहाँ पर सरकार पलटी। अपने ही विदेश मंत्री से मतभेद हुए और उसके बाद में वहाँ सरकार बदली, क्योंकि जर्मनी में लोग सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं, लेकिन ये खबर आपको नहीं आएगी। क्यों? ये वेस्टर्न मीडिया है। वहीं पे अगर इजराइल में कुछ तबाही होती है तो उसको दबाया जाता है, या ये जो नाटो वाले देश हैं यहां कुछ नुकसान होता है तो उसको दबाया जाता है। दूसरे तरफ जरा सा कुछ हो जाए तो उसको उठा उठा के बढ़ाया चलाया जाता है ताकि लगे जीत है। ब्रिटेन का हाल भी खराब है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा नहीं है और जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उनकी, वो लगातार बजट का इंतजार कर रही है और ब्रिटेन की सरकार नहीं दे पा रही है। उसने भी जर्मनी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा 9.83 अरब यूरो का बाकायदा सहायता दिया, जिसमें 6.63 अरब यूरो वो पैसा है जो कि हथियारों पे खर्च हुआ है। फ्रांस, और इसके केवल जो है स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ इसको बहुत सारी हाउसिंग परियोजनाएं वगैरह में भी दिक्कत आने वाली थी। और आप जानते हैं कि किस तरह से महंगाई बुरी तरह से बढ़ रही है। मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन बुरी तरह से इस वक्त आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। इसके साथ साथ फ्रांस जो है वो उसने भी 7.81 अरब, 1 अरब होता है 100 करोड़ का, अरब यूरो की मदद दी है। और उसमें भी उसने वो बड़ी संख्या से जो उसके बेरोजगारी भत्ते हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं फ्रांस की, उनको वो संभाल सकता था। इटली की मदद की राशि 5.5 अरब यूरो है,
जिससे वो बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकता था और इससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को, खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने का जो उसका प्रोजेक्ट रुका हुआ उसको पूरा कर सकता था। पोलैंड भी 5 अरब से ज़्यादा खर्च कर चुका है, वहाँ पे भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कतें हैं। इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको ये लगेगा कि ये लोग जो अभी तक की लड़ाई है उसी में उनका बैंड बजा हुआ है और बाइडेन वहां से बैठे बैठे कुछ ना कुछ नई खुड़पेच पैदा कर रहा है। और देखिए, जेलेंस्की की दूसरी समस्या है, जेलेंस्की पूरी तरह से कंट्रोल में अमेरिका है। अगर दाएं बाएं करेगा तो उसकी कुर्सी के नीचे कहो तो कुछ निकले और उड़ जाए, तो वो तो एकदम शिकंजे में है। तो ये जो सिचुएशन है इसको अगर आप देखें, अगर आप कर्ज का बोझ और आर्थिक स्थिति इन देशों की देखें, ये चीजें हमको इसलिए समझनी जरूरी है कि हम इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 करके जो गाना हो रहा है, क्या ये सचमुच पॉसिबल है या होगा या नहीं होगा। क्योंकि यही कारण नहीं होंगे, अमेरिका में भी बहुत सारे कारण हैं। जर्मनी जो है उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 0.03 हो गई है, मैंने जो 0% कहा था आपको, और कर्ज जो है वो जीडीपी का 66% हो गया है। फ्रांस का जीडीपी का कर्ज जो है वो 112% हो गया है। इटली का जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट 0.8 है, फ्रांस की 0.5 थी, मुझसे छूट गई है, और 144% कर्जा है उसके ऊपर उसकी जीडीपी का। इसके अलावा पोलैंड की जीडीपी ग्रोथ है 1.2% हो गई, जो भारत की 7 के आसपास 6-7 चल रही है, और वो 55% जो है उसके ऊपर कर्जा है। स्पेन का जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है 1.5% है और 113% उसके ऊपर जीडीपी का कर्जा है। यानी ये देश कर्जे में डूबे हुए हैं। अब जीडीपी का कर्जा परसेंटेज होने से क्या होता है भाई, अगर आपका जो टोटल घरेलू उत्पादन हो रहा है, देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1.5 गुना अगर आपके ऊपर कर्जा होगा तो निश्चित तौर पे आपको उस कर्जे को उतारने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जिससे भी कर्जा लिया है। तो पैसे देने के लिए आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। जैसे भारत में होता है, हमारे बजट का 20% से लेकर 30% के करीब, केवल केंद्र के बजट का बता रहा हूं, कर्जे उतारने और कर्जे के ब्याज में देना पड़ता है, जो टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन के आसपास है। तो जितना कर्जा होगा उतना ये। अब आप सोचिए कैसे दुनिया के देश गुलाम बनते हैं और कैसे वो कंट्रोल में आते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के जरिए अमेरिका के। अगर इनको टैक्स लगाना है अपने लोगों पे और उससे इनको कर्जा चुकाना है, जीडीपी की ग्रोथ हो नहीं रही है। अब नतीजा क्या हुआ है, जर्मनी में 7.5% बेरोजगारी की जड़ है, 7.5 लाख लोग बेरोजगार हैं, और वहां पर 5.8% बेरोजगारी की दर चल रही है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग का बैंड बच चुका है। जितनी फॉक्सवैगन वगैरह जितनी कार कंपनियां हैं या और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां, इन सारी कंपनियों ने या तो अमेरिका या उत्तरी अमेरिका इस तरह की जगहों पे अपनी फैक्ट्रियां शिफ्ट कर ली हैं, और कोई भी कंपनी अब अपने नए प्लांट अपने जर्मनी में नहीं लगा रही है। इसी की वजह से बेरोजगारी की स्थिति आ रही है। फ्रांस के साथ भी यही हुआ है, वहां पे बेरोजगारी की दर 8% है, जो जर्मनी से भी ज्यादा है, और 5.2 लाख बेरोजगार है, 5.5 लाख के आसपास, और वहां पे टेक और सेवा उद्योग जो है उस पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब वो कंपनियां बाहर जाने लग गई हैं। इसके साथ इटली में भी 9.4% जो है वो वहां पे बेरोजगारी हो गई है, जो कि 3 लाख के आसपास है, और आईटी और कंस्ट्रक्शन में, और स्पेन में पर्यटन और रियल एस्टेट में बुरा हाल हो गया है उनका, और बेरोजगारी करीब जो है वो 11% के आसपास है। अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो ये देश कैसे डूब रहे हैं। 1000 दिन से इनकी बर्बादी चल रही है, और ये सिर्फ बर्बादी इसलिए चल रही है क्योंकि नेटो के मेंबर हैं। नेटो ने यूक्रेन के युद्ध में उसको उलझा रखा है। इनका किसी से युद्ध नहीं हो रहा है, ये यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें इनका पूरा देश तबाह हो रहा है। जर्मनी में पेंशन और हेल्थ सेक्टर पे असर पड़ा है। 10 बिलियन यूरो की वहां कटौती की गई है पेंशन पे। 3 मिलियन लोग प्रभावित हुए, यानी 30 लाख लोग। भारतीय रुपए में 870 अरब रुपए की कटौती हो गई है। इसके अलावा फ्रांस में ऊर्जा सब्सिडी जो है वो उसमें 8 बिलियन यूरो की कटौती की गई, यानी लोगों को जो बिजली गैस वगैरह पे जो वहां सब्सिडी मिलती थी उस पे भी 8 अरब यूरो की कटौती कर दी गई है। इटली में बेरोजगारी भत्ते में 6 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है। 20 लाख लोग प्रभावित हैं। पोलैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर 5 अरब यूरो की कटौती कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों में इसका बुरा असर पड़ा है। स्पेन में आवास और सार्वजनिक परिवहन पे कटौती की गई है और 4 अरब यूरो की कटौती की गई है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये वो देश है जो इस पूरे युद्ध में है।
अभी डेटा में इसमें जर्मनी में देखिए मर्सिडीज वॉक्सवैगन वगैरह चली गई है, फ्रांस से एयरबस ने किनारा कर लिया है, और इटली से गुच्ची और प्रादा जैसे ब्रांड जो है वो बाहर चले गए हैं और वो तुर्की और भारत में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं। पोलैंड जो है तो उसके शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी आई है। स्पेन में होटल चेन जो है मोरक्को और उसको भी पुर्तगाल में स्थानांतरित किया गया है, और जो हमारे हैंको वैंको डिटर्जेंट आते थे जर्मनी के, उनके प्लांट भी उन्होंने जर्मनी से मूव किया। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसी जानकारियां दी जो बहुत ज़रूरी थी। हो सकता है आपको आंकड़े सुनने में थोड़ा सा बोझिल लग रहा हो। तो ये एक तस्वीर हमको आती है। तो जिन देशों की ये हालत है वो क्या चाहेंगे कि यूक्रेन विश्व युद्ध में कूद पड़े, लेकिन क्या करें, वो तो पहले भी शायद नहीं चाहते रहे होंगे, मजबूरी है, नेटो के मेंबर हैं और अमेरिका पिताजी है। तब क्या होगा? अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन किया था सभी को, और उसमें उन्होंने जेलेंस्की से भी बात की थी और पुतिन से भी बात की थी, और दोनों से जो बातचीत हुई थी मैंने आपको बताया था वो बातचीत काफी फ्रूटफुल रही है और युद्ध खत्म होने की दिशा में एक कदम हो सकता है। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि जिस दिन मैं बनूंगा 24 घंटे में इस युद्ध को कर दूंगा खत्म। तो ट्रंप जब खत्म करेंगे उससे पहले तो ये विश्व युद्ध बनाने के चक्कर में, तो क्या होगा? क्या जेलेंस्की के कहने पे, खासतौर पे बाइडेन के कहने पे, जेलेंस्की तबाही और आत्महत्या की तरफ बढ़ जाएगा? क्योंकि अब यूक्रेन तो नहीं बचेगा। दिक्कत होगी कि अब रूस ने चूंकि अपना परमाणु डॉक्ट्रिन बदल दिया है, तो हो सकता है वो अमेरिका की तरफ मिसाइल मोड़ दे, हो सकता है वो इजराइल की तरफ मोड़ दे, हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया। ये अधिकार है उसके पास में। अब मोड़ेगा नहीं मोड़ेगा अलग मसला है। तो ये पूरी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में जो फर्क पड़ने वाला है, उस फर्क को देखते हुए हो सकता है कि एक आस हो कि कुछ दिन बाद ट्रंप आने वाला है, तो क्यों ना हम टाल दें इसको। जर्मनी तो खुल के बोल रहा है, फ्रांस ने भी ये बात की होगी, स्पेन ने भी की होगी, यूके ने भी की होगी कि भैया मरवाओगे क्या, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। तो ये सारी चीज़ें किसके हाथ में है? जेलेंस्की के। अब जेलेंस्की जरा ज़्यादा आतिशबाजी करने लगे, उनके दरवाजे पटाखे फोड़ने लगेंगे, तो गुप्ता जी भी निकल के दरवाजे में से मारेंगे ठूस 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 ठूस। तो अब जो है ये सिचुएशन है कि क्या ये सारे देश ट्रंप की नीतियों पे चलेंगे, ट्रंप का साथ देंगे, या बाइडेन जो जाते जाते बंटा ढार करके जाना चाहता है इस दुनिया में, आग लगा, इसका दिमाग तो काम करता नहीं। आप देख रहे हो कुछ भी बोलना, कहीं कुछ करना, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो इसका मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो जाते जाते ये जो करके जा रहा है, इसका असर क्या दुनिया झेलेगी, किस तरह से झेलेगी, और क्या ट्रंप इनकी इन हरकतों को कंट्रोल करने में कामयाब होगा, इस पर निर्भर करेगा दुनिया का भविष्य। क्योंकि इस विश्व युद्ध को कोई नहीं चाहता है, लेकिन जिसको इस विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा है और जो सबसे ज्यादा आसानी से इसको करवा सकता है, वो चाहता है कि विश्व युद्ध हो, वो है बाइडेन और अमेरिका। तो जो सिचुएशन है वो बहुत ट्रिकी है। अब आते हैं भारत वाली बात पे। देखिए भारत को जो नुकसान किस तरह के होंगे, फायदे ये होंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्री यूरोप से जो परेशान होकर हमारे पास आ रही है, कुछ आ जाएगी। दूसरा भारत को फायदा या कहे नुकसान जो भी होगा वो ये होगा कि हम बहुत सारा रूसी तेल हमारे यहाँ पे रिफाइनिंग करके हम यूरोपियन देशों को भेजते हैं, जर्मनी को, फ्रांस वगैरह वगैरह को, पेट्रोल डीजल बना के। अब उसकी डिमांड बढ़ेगी, घटेगी, क्योंकि भारत के साथ पुतिन जिस तरह की दोस्ती कर रहा है, इस पूरे डॉक्ट्रिन बदलने से एक दिन पहले वो भारत आने वाला था, उसने मिसाइल छोड़ दी जेलेंस्की ने, तो वो निश्चित तौर पे भारत को कहेगा बॉस ऐसा है कि देखो मैंने इनकी गैस की सप्लाई बंद कर दी, सब बंद कर दी, सैंक्शन है ही, आप इनको पेट्रोल क्यों दे रहे हो, आप इनको पेट्रोल डीजल देना बंद करो, फिर देखो ये किस तरह से डांस करते हैं। वो चाहेगा। इस लड़ाई में चीन और उत्तर कोरिया भी कूद सकते हैं। उत्तर कोरिया के 1000 सैनिक पहले ही रूस के साथ लड़ रहे हैं, और अमेरिका जो और चाइना जो है वो अभी तक तो शांति से देख रहा है, लेकिन जब विश्व युद्ध जैसे हालात होंगे, जब ये सब परिस्थितियां होंगी, तो गाहे बगाहे कूदना पड़ेगा। क्योंकि चाइना और रूस हमेशा साथ रहे हैं, पड़ोसी भी हैं। भारत के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ नज़दीक मिलता है, इनकी ज़मीन में लैंडलॉक्ड भी हैं दोनों एक दूसरे से। लैंडलॉक्ड नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए। लैंडलॉक्ड का मतलब कुछ और होता है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है ऐसा इलाका जिसके आसपास एक भी समुद्र ना हो।
तो अब इस पूरी तस्वीर से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि तृतीय विश्व युद्ध के हालात कितने हैं और क्या उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्या तीसरी लड़ाई को रोका जा सकता है। ये चीज़ें जो हैं वो हमको इससे समझने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके बाद तो तबाही बर्बादी है। सारे के सारे नाटो देश रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे, ब्रिटेन रोएगा, जर्मनी, फ्रांस सब रोएंगे। और जेलेंस्की का तो अपना कुछ है नहीं, अपने जीवन के अलावा उसका कुछ नहीं है। 1/3 उसके नागरिक मरवा चुका है। वो जो अमेरिका जो कहता है वो करता रहता है। और रूस जो है वो अगर अपने आप को रोक लेता है, जेलेंस्की की मिसाइलों को, अपना जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उससे गिराता रहता है और चुपचाप बैठा रहता है, तो दुनिया की शांति में उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। हालांकि ये पक्का है कि उसको बाद में भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया पश्चिम का है, सारा वैचारिक इकोसिस्टम पश्चिम का है। नमस्कार, जय हिंद।